हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत अभ्यास में। जैसे कि हम लोग अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था स्वर के बारे में, स्वर के प्रकार, स्वर बताया था। स्वर के प्रकार 3 बताए थे। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। तो हमारा ये हो गया था नंबर 1। नंबर 2 भी हो गया था, हमारा प्लुत स्वर बचा था। आइए हम पढ़ते हैं आज प्लुत स्वर के बारे में। देखिए, प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगे वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर की पहचान के लिए आप सबने हिंदी में 3 इकाई पढ़ा होगा, बस इसे बचा कर लीजिए। 3 इकाई यह चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे स्वर के आगे लिखा जाएगा ये, तो ए के आगे फिर ये बन गया, ई के आगे ये चिन्ह लग गया, ऊ के आगे ये चिन्ह लग गया। और पूरा वर्ड देख लीजिए, जैसे ओम, ओम लिखते हैं, ओ आगे स्वर आ गया और ओ के आगे ये वाला चिन्ह आ गया, तो बन गया हमारा ओम। जब इसको पढ़ेंगे बोलेंगे तो सबसे ज्यादा खींच के बोला जाएगा ओम। ठीक है, हम जब इसका उच्चारण करेंगे तो उसके उच्चारण करने में सबसे अधिक समय लगेगा। प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर माना जाता है। त्रिमात्रिक इसलिए क्योंकि सबसे पहले पढ़ा हमने ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को बोलने में सबसे कम समय लगता है। इसके बाद आया हमारा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर से दुगने समय बोले जाते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के बाद आता है हमारा प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर होता है हमारा ह्रस्व से और दीर्घ स्वर से दुगने समय में बोला जाता है, इसलिए इसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है। और एक बात, इस वाले स्वर का प्रयोग केवल वेदों में होता है, यह हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। ऐसे और देख लेते हैं। देखिए, नंबर 1, ह्रस्व स्वर को की 1 मात्रा मानी जाती है, दीर्घ स्वर की 2 मात्रा मानी जाती है, प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है और व्यंजन वर्णों की आधी मात्रा मानी जाती है। देखिए, मात्रा काल क्या होता है? मात्रा काल मतलब पलक झपकने के समय को एक मात्रा काल कहा जाता है। मतलब हम एक बार अपनी आंख की पलक झपक के एक स्वर बोल देते हैं। स्वर के बाद हम आते हैं व्यंजन। ये व्यंजन को हल वर्ण भी कहा जाता है। हल वर्ण, व्यंजन या हल एक ही बात है। हल वर्ण इसलिए बोलते हैं क्योंकि व्यंजनों को हल प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, अर्थात जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता ली जाए, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। उदाहरण, क प्लस ए जोड़ के बनता है हमारा का। अभी तक क्या था? क, आ मिल गया तो बन गया का। ख प्लस ए हो गया खा। ग प्लस ए बन गया गा। घ प्लस ए बोलेंगे घा। व्यंजन का शुद्ध रूप आधे माने गए, आधे, लेकिन इनको शुद्ध बोलने के लिए स्वर साथ में लगा के बोला जाता है, क्योंकि अगर हम आधे बोलेंगे के, खे, गे, घे, इनका उच्चारण शुद्ध नहीं होता, इसलिए इनको शुद्ध बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। ऐसे ये सारी बात हमारी का से लेके कैसे ज्ञानी तक की पूरे व्यंजनों में चलती है। अर्थात व्यंजन हमारे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और स्वर जो है बिना किसी सहायता के। आइए और देखते हैं। देखिए, व्याकरण में शुद्ध व्यंजन वर्ण होते हैं जिनको हम हमेशा हलंत के साथ ही लिखा जाएगा, क्योंकि व्यंजन आधे इसलिए हलंत के साथ लिखे जाएंगे। जैसे के, चे, टे, ते, पे आदि सबके साथ हलंत है, तो हलंत के साथ जो लिखे जाएंगे वो संस्कृत में शुद्ध व्यंजन माने जाएंगे। नंबर 2, इसलिए व्यंजनों को अर्धमात्रिक वर्ण कहते हैं, क्योंकि व्यंजन आधे, इसलिए इनको अर्धमात्रिक वर्ण कहा जाता है। बोला भी गया है संस्कृत में कि व्यंजनम चयार्धमात्रिकम, कि व्यंजन आधे मात्रा में गिने जाते हैं या व्यंजनों की आधी मात्रा समझनी चाहिए। नंबर 3, व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित है। हल प्रत्याहार जब हम पढ़ेंगे तो हल प्रत्याहार के अंदर सारे 33 व्यंजन वर्ण आते हैं। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होती है, जो कि हमारी संस्कृत में महर्षि पाणिनि ने
बताया है कि व्यंजनों की संख्या टोटल 33 है। इसलिए सारे व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और जो स्वर है हमारे उनको बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इसके बाद आते हैं हम लोग व्यंजन के प्रकार। देखिए मुख्य रूप से व्यंजन के प्रकार 3 माने गए हैं जो कि माहेश्वर सूत्रों में गिने गए हैं। देखिए हमारे संस्कृत की व्याकरण महर्षि पाणिनि ने बनाई है और पाणिनि के अनुसार ही सारी जो ग्राम संस्कृत की व्याकरण है वो चलती है। और पाणिनि ने अपनी व्याकरण में सबसे पहले माहेश्वर सूत्र लिखे और माहेश्वर सूत्र जो थे उसमें संस्कृत की टोटल वर्णमाला है। हम व्यंजन के प्रकार पढ़ने के बाद में माहेश्वर सूत्र ही पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक, तो मुख्य रूप से जो व्यंजन के प्रकार हैं वो 3 माने गए हैं जो कि माहेश्वर सूत्रों में गिने गए हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। जो चौथा प्रकार है संयुक्त व्यंजन, इसको माहेश्वर सूत्रों में नहीं गिना जाता। समझ में आया? मतलब यह है कि व्यंजन के प्रकार कितने हैं तो हम बताएंगे 3। अगर हमारा ऑप्शन आता है 1 2 3 4 तो हम 3 पे टिक करेंगे और अगर हमारा 3 ना आकर के 1 2 4 या 5 रहता है तो फिर हम 4 मजबूरी, क्योंकि 4 संयुक्त भी हमारा उसमें गिना गया है तब करेंगे टिक। लेकिन जो माने गए हमारे वो 3 ही माने गए मुख्य रूप से। तो स्पर्श अंतस्थ ऊष्म और जो संयुक्त व्यंजन है वो पाणिनि ने नहीं माना, अपने माहेश्वर सूत्रों में नहीं गिना। इसलिए व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं